हेलो एवरीवन, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और वो है चैप्टर 9 जिसका पूरा नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियाँ फॉर इंग्लिश कहेंगे अगर हम स्टडीज़ फॉर इन्हेंसमेंट फूड प्रोडक्शंस। ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है। घरेलू क्या कह सकते हैं इसको सिंपल कि आप अपने आम जिंदगी में इसे बहुत आसानी से देखते होंगे और आसानी से क्वेश्चन का सवाल का जवाब भी बना सकेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम मिलते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज नॉन एज द मिराकल राइस। यहाँ देखिए सबसे मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन से क्रॉप को मिराकल राइस यानी चमत्कारी चावल कहा जाता है। यहाँ गौर देखिए, तो चमत्कारी चावल कहने के तात्पर्य हो गया कि यानी एक ऐसे चावल जो कि हाइब्रिड के रूप में है और मिराकल राइस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा कौन है? जैस्मिन राइस तो होगी नहीं, जैपोनिका भी नहीं है, बासमती तो कॉमन हम लोग जान रहे हैं। तो सही आंसर जो हाइब्रिड के तौर पे है वो हमारा है IR8। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन प्लांट्स इज नॉन एज। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है बताया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग यानी पौधे में क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया को देखेंगे तो सही आंसर है हमारा क्या, ढूंढना है क्रॉस ब्रीडिंग किसको कहेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग कब होता है? जब कोई प्लांट ए को लेकर हम क्रॉस कराएंगे प्लांट बी से। तो जब कभी ऐसा होता है कि प्लांट ए और प्लांट बी को आपस में क्रॉस कराएंगे तो एक नए प्लांट का जर्मिनेट होता है और ये नए प्लांट कोई और नहीं बल्कि हाइब्रिड प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। तो जब ये हाइब्रिड प्लांट के रूप में जाने जाएंगे तो सच प्रोसेस इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी सही आंसर है हमारा क्या, संकरण। तो यहाँ क्लियर कट आपका आंसर मिल जाएगा कि पौधे में क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो पौधे में क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलिए आप लोग भी हमारे आंसर से जुड़े रहिए और आसानी से सवालों का जवाब देंगे। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है इसलिए आराम से देखते रहेंगे एक एक क्वेश्चन को। भारत में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन उत्पादन के लिए उपयोग में की जाने वाली भेड़ की नस्ल बताना। यहाँ देखेंगे किसका नस्ल बताना है, भेड़ के नस्ल। तो द ब्रीड ऑफ सीप, ये क्वेश्चन है आपका कि एक ऐसे भेड़ की प्रजाति बताइए जो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ ऊल। मतलब भारत में उच्चतम क्वालिटी के ऊन देने में कौन सहभागिता निभाते हैं। तो मेरिना रेम्स तो नहीं है, ये भेड़ प्रजाति है लेकिन वो उच्च नस्ल वाले नहीं है। रामपुर बुशेर भी नहीं है और नली भी नहीं है। सही आंसर हमारा क्या है, लोही। सही आंसर याद रखेंगे कि भारत की प्रजाति में सबसे उच्चतम प्रजाति है भेड़ की जो कि ऊन उत्पादन में सहायता करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट। गेहूं की प्रजाति बताना है हमें और गेहूं क्या करता है, उच्च उत्पादक के रूप में देता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो बासमती है, राइस है। चलिए ये खत्म हो गया। IR20 भी नहीं है, रत्न भी नहीं है। सही आंसर है हमारा क्या, सोनालिका। आप जब पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में गेहूं की प्रजाति, धान की प्रजाति, मक्का की प्रजाति और गन्ना की प्रजाति, यानी ये 4 प्रजाति इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे गन्ना में 2 ही प्रजाति है, उसको देखना है और बाकी इधर इसको देखना है। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू। अब यहाँ देखिए एपीकल्चर, इंग्लिश में एपीकल्चर कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम लोग दूसरे शब्दों में बी कीपिंग भी बोल सकते हैं, यानी मधुमक्खी का रख रखाव करना। और स्पेशली हम लोग मधुमक्खी जो पालते हैं वो खास करके किस लिए पालते हैं, ताकि उससे हमें शहद मिल पाए यानी हनी, और दूसरा मोम मिल पाए यानी वैक्स। यानी गौर करना है कौन कौन सा चीज़, मोम यानी वैक्स और शहद यानी हनी। ये दोनों चीज़ों के लिए हम इसे पालते हैं ताकि इससे हमें आर्थिक लाभ मिले। ये दोनों को बेचकर हम क्या कमा पाएँ, इनकम कमा पाए, यानी आर्थिक सपोर्ट के लिए इसे हम लोग पालते हैं। तो एपीकल्चर का दूसरा ही नाम क्या है, बी कीपिंग। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी कीपिंग। ये वाला आंसर सही है। पीसी कल्चर तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई मछली पालन यहाँ खत्म हो गया, रेशम उत्पादन भी खत्म हो गया, मुर्गी पालन भी। इससे इजी क्वेश्चन तो कहीं नहीं है। अगर आप हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में ही जवाब दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच मैथड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन एनिमल्स। यहाँ गौर कीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसे मेथड का नाम बताइए जिसका यूज करते हैं किस काम के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस ऑफ एनिमल, यानी पशुओं में कृत्रिम तरीका से गर्भधान करने के लिए
कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पशुओं में, तो पशुओं बोलिए या AI तकनीक बोलिए। देखिए यहाँ पे IVF, जैसे हम लोगों में क्या होता है IVF, जिन महिला वर्ग को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो IVF के तहत आसानी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यानी जन्म देने में IVF का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये IVF के माध्यम से ही परखनली शिशु का निर्माण होता है हम लोगों में, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का। ये आप देखिएगा बड़ी गौर से, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का जो निर्माण होगा ये IVF के तहत होता है। तो यहाँ पे भी वही हो गया, यानी AI टेक्निक। तो यहाँ सही आंसर हमारा, यहाँ अगर कृत्रिम गर्भधारण नहीं रहता, कुछ और रहता तो कुछ और सोचते हैं, लेकिन यहाँ कृत्रिम है तो यहाँ पे AI है, गौर करना ये AI है, तो ऐसे टेक्निक को हम लोग AI तकनीक कहेंगे। तो सही आंसर हमारा हो गया AI तकनीक। अगले क्वेश्चन में आएंगे, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विथ, हाँ हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये तो आप शुरुआत से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे भाई, फसलों की बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति हुआ था और इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ था हमारे गेहूं के उत्पादन में हुआ था। तो अब यहाँ ढूंढना है कि भाई हरित क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन नहीं है भाई, आनुवांशिक अभियांत्रिकी ये भी नहीं है, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री ये भी नहीं है, और आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है फसलों यानी खाद्य उत्पादन की वृद्धि होना, यानी सही आंसर हो गया हमारा इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवाश्म बोल सकते हैं या माइक्रोब्स बोल सकते हैं, जिसका उपयोग करते हैं किस चीज़ को बनाने में, यानी इथेनॉल को प्रोडक्शन करने में, इथेनॉल को बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं? तो अब यहाँ गौर करेंगे एक एक करके, आराम से देखिए कि कौन इसमें हो सकता है। एस्परजिलस, ये तो मेडिसिन बनाने के रूप में आते हैं, यानी एंटीबायोटिक बनाने के काम में। दूसरा हो गया पेनिसिलियम, ये भी एंटीबायोटिक बनाने के काम में। राइजोबियम, जो कि दलहन पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। अब आपका मिल रहा है कौन? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यहाँ गौर करेंगे, यानी पनीर वगैरह बनाने में बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। और ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसकी मदद से सर गलने से क्या चीज़ का प्रयोग होगा? यानी एथेनॉल का उत्पादन होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अगले टर्म में आएंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी, मलबरी को हम लोग कहते हैं सहतूत। अब बताया गया कि सहतूत का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो अब ये तो रटने वाली बात है कि आपको रटना पड़ेगा वैज्ञानिक नाम यहाँ पे, इसमें हम अपने तरीक़ा से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला नाम जो रहता है वो जीनस का रहेगा और दूसरा जो नाम रहेगा वो स्पीसीज का रहेगा। ये तो आप 11 में ही पढ़े होंगे कि वंश और जाति दो तरीके से, यानी वंश और जाति मिलने से ही वैज्ञानिक नाम होगा। अब इसमें ढूंढना है कि कौन है, तो सही आंसर जो हमारा है सहतूत का वैज्ञानिक नाम आएगा, तो आंसर देंगे मोरस अल्बा। तो आंसर याद रखेंगे, मोरस हो गया जीनस, अल्बा हो गया स्पीसीज, तो सहतूत का वैज्ञानिक नाम हो गया मोरस अल्बा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी तक में हम लोग हरित क्रांति पढ़े, यानी हरित क्रांति में किसका भाई? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो खाद्य उत्पादन की वृद्धि था। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? ब्लू रेवोल्यूशंस। ब्लू रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू, यानी नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो नीली क्रांति में गौर करेंगे कि किससे संबंधित है। अब सही आंसर देखेंगे, नीली क्रांति यानी ब्लू, ब्लू यानी इंडिकेट करेंगे वाटर से। अब वहाँ गौर करना है कि ब्लू यानी आप सोचना है कि भाई ब्लू टर्म्स यानी जल है, यानी जल में क्या आएगा? तो मीट प्रोडक्शंस यानी मांस उत्पादन, जी नहीं। ऊल प्रोडक्शंस, ऊन उत्पादन, जी नहीं। मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, जी नहीं। यानी क्या आंसर हो जाएगा? मछली उत्पादन, यानी जल में मछलियां रहती है, तो सही आंसर हमारा हो गया मछली उत्पादन। आप ऐसे याद रख लेंगे, एक सॉन्ग चला था, आज ब्लू है पानी पानी, यानी ब्लू और ये पानी पानी, और पानी में कौन रह गई? मछलियां, यानी फिश प्रोडक्शन। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए, और ब्लू रेवोल्यूशंस मछली उत्पादन के लिए, यानी मछली प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ गौर करेंगे। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस यूज्ड इन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किस में किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे हम आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये बताएं कि जब दो पौधे को आपस में क्रॉस करके एक नए प्रजाति के पौधे डेवलपमेंट करते हैं, या उसके जीन में या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करते हैं, तो सच प्रोसेस इज नॉन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी है कि भाई सोमेटिक यानी कायिक हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि भाई दो स्पेशलाइजेशन पौधे को लेंगे और क्रॉस करके एक नए पौधा को बनाएंगे, और ये दो क्रॉप यानी दो प्लांट से
डेवलपमेंट होने से, जिसका जेनेटिक कैरेक्टर आपस में अलग अलग रहे, लेकिन इसको मिलाकर अगर हम हाइब्रिड बना रहे हैं, और हाइब्रिड बनाने से इसमें हाइब्रिड इसलिए बनाते हैं ताकि फसल का इंप्रूवमेंट बढ़ सके, यानी क्रॉप की क्वालिटी बढ़ सके। तो यहाँ पे जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन यानी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ टिक लगाएंगे हमारा क्या, एनिमल इंप्रूवमेंट। ठीक है, अगर क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह पूछेगा तब उसमें एनिमल ब्रीडिंग डालेंगे, अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट है तो वहाँ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन डालेंगे। चलिए, तो सही आंसर हमारा आ गया क्रॉप इंप्रूवमेंट। अगले क्वेश्चन में आएंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो फोर्टिफिकेशंस। यहाँ गौर करेंगे, देखिए बायो फोर्टिफिकेशंस क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आता है आपके लास्ट चैप्टर में भी आता है। बायो फोर्टिफिकेशन याद रखना, बायो फोर्टिफिकेशंस का अर्थ होता है कि बायो यानी बायोलॉजिकल लेवल से फसलों की क्वालिटी में न्यूट्रिशंस लेवल की बढ़ोतरी हो जाना। बायो फोर्टिफिकेशन जब भी कभी दे तो भाई फसलों की में क्या चीज़ का बढ़ जाना, बायो फोर्टिफिकेशन मतलब न्यूट्रिशन इंक्रीज करना। तो आप कभी जल में देखिएगा कि कभी कभी जल में पूरा ग्रीन मतलब पोषक तत्व तो बढ़ जाने से उसके जल में हरा हरापन आ जाएगा, शैवाल यानी एल्गी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जिसके कारण कहेंगे कि भाई वाटर में क्या हो गया, पोषक तत्व बढ़ गया है, यानी बैक्टीरिया डिग्रेडेट करके पोषक तत्व को बढ़ाते हैं। तो यहाँ है बायो फोर्टिफिकेशन यानी इंप्रूवमेंट न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की पोषक गुणवत्ता में सुधार। तो आपका पहला ही आंसर सही है, तो हम इसमें टिक मारेंगे। कीटों से बचाना है नहीं, सूखा प्रतिरोधी इसमें काम नहीं करेगा, फसलों की पैदावार ये बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाने का रीजन अगर देता तब ये सही होता, तो ये आंसर भी गलत है। तो हमारा पहला आंसर ही सही है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म टोटीपोटेंसी रिफर्स टू। ये याद रखना, ये क्वेश्चन टोटीपोटेंसी किससे संदर्भित करता है, यानी किसकी जानकारी देती है। तो टोटीपोटेंसी देखेंगे क्या, ये एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड यानी कोशिका के विभाजन की क्षमता की जानकारी देती है। पहला पॉइंट गौर से, अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये सही है, आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपने तरीके से जज करेंगे। पहले एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रीजनरेट इनटू ए होल प्लांट, कोशिका की पूरे पौधे में प्रजनन क्षमता की जानकारी दे रही है, पुनर्जनन की क्षमता की जानकारी। तीसरा है सेल्स एबिलिटी टू रेसिस्ट डिजीज, कोशिका की रोग प्रतिरोधकता की क्षमता दे रही है, या नॉन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एक आंसर हम बता दिए कि नॉन ऑफ द एबव है नहीं। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है। और टोटीपोटेंसी जो होता है कहीं ना कहीं पौधे के कोशिकाओं की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, यानी उसके प्लांट को काटकर छोटे छोटे सेल को पुनः डेवलपमेंट करके अपने जैसे पौधे का निर्माण करते हैं, यानी एसेक्सुअल प्रक्रिया के माध्यम से, यानी सेल को हम लोग लगाकर और पुनः एक जैसे पौधे का डेवलपमेंट करेंगे। तो सच प्रोसेस इज नॉन इज द टोटीपोटेंसी। तो यानी हो गया कि अपने जैसा पौधे बना रहे हैं और एक ही पौधा से बना रहे हैं, तो एक ही पौधा से कैसा काम कर रहे हैं, पुनर्जनन कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो कोशिका के माध्यम से कर रहे हैं। तो सही आंसर हमारा हो गया बी नंबर, एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रीजनरेट इनटू ए होल प्लांट। चलिए आप लोगों ने जो भी जवाब दे रहे हैं जरा ढूंढिएगा क्या कितना सही है क्या है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व, उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में क्या शामिल है। देख लीजिए टिश्यू कल्चर, एक टोटीपोटेंसी से भी ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, एक टिश्यू कल्चर है इससे भी सवाल आता है, यानी उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में क्या शामिल है। उत्तक संवर्धन यानी उत्तक से प्लांट का डेवलपमेंट होना। अब यहाँ देखते कुछ ऐसा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन खत्म, क्रॉस ब्रीडिंग ये भी खत्म, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो सीड की तो बात ही नहीं है। और हम आपको पहले ही बता दिए कि टिश्यू से एक नए पौधे का डेवलपमेंट, तो यही क्लियर हो गया। टिश्यू को उगाकर यानी ग्रोथ करके वृद्धि करके हम लोग क्या बना रहे हैं, कृत्रिम माध्यम से पौधे का डेवलपमेंट करें। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, कृत्रिम माध्यम में उत्तकों का विकास। तो सही आंसर हो गया ए नंबर, ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड आर्टिफिशियल मीडियम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच क्रॉप हैज बीन डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, कौन सी फसल उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा विकसित की गई है। यहाँ गौर करना है, हम क्या पूछा जा रहा है, फसल के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन यानी सडन चेंजेज ऑफ जीन और प्रजनन करके फिर उससे विकसित की गई है। तो अब यहाँ देखना है कि कौन से पौधे को, तो जब कभी फसल उत्परिवर्तन करके प्रजनन की बात आ रही है तो ये तो गेहूं से गेहूं लग रहा है, तो ये प्रक्रिया होगी नहीं, गन्ना से भी गन्ना लग रही है, प्रक्रिया हो नहीं रही है, चावल भी नहीं हो रही है। सही आंसर है हमारा क्या, मूंग। मूंग जो दाल है ये उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा डेवलपमेंट की गई है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मूंग बीन। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, द टेक्निक ऑफ मोआइट इज यूज्ड। यहाँ देखेंगे
क्या क्वेश्चन दिया है भाई, मोआइट का यूज बताना है। ये मोआइट डेवलपमेंट, अब देखिए ये है MOET, ये तकनीक जो प्रयोग होता है ये पौधे में नहीं, ये पशुओं में होता है और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के द्वारा होता है, यानी जब गर्भाधान के तहत पशुओं को प्रजनन कराने में इसका प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल तरीका से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एनिमल ब्रीडिंग। ये मोआइट जो टर्म है वो एनिमल ब्रीडिंग के लिए है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले टर्म में आएंगे, SCP स्टैंड्स फॉर। SCP का क्या स्टैंड है, SCP। अब देखिए आपके पास बहुत सारा फुल फॉर्म है, नन ऑफ द अबव तो छोड़िए, यहाँ गौर ढूंढेंगे। एक नाम दिया है सिंगल क्रॉप प्रोडक्शंस, दूसरा नाम दिया है सिंथेटिक क्रॉप प्लांटिंग, तीसरा नाम दिया सिंगल सेल प्रोटीन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SCP का पूरा नाम, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता है कि SCP का पूरा नाम होता है सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें स्पाइरुलिना यानी एक प्रकार का ये क्या है, एक शैवाल है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि उस शैवाल को खाने से आप दिन भर चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, यानी एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोलोरेला शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री के लोग अंतरिक्ष में भी लेके जाते हैं और वहाँ उसके पत्ते को खाकर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो कई ऐसे जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसका प्रयोग करते हैं, यानी एनर्जेटिक को मेंटेन करने के लिए। तो सही आंसर हो गया सिंगल सेल प्रोटीन। अगर आप ऐसे तोड़ के देखेंगे तो यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके हम लोग प्रोटीन का डेवलपमेंट, सिंगल हो गया यानी क्या, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, सेल यानी वही हो गया एक कोशिकीय, सेल का प्रयोग करके हम लोग प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सच प्रोसेस इज नॉन एज SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन। आएंगे अगले टर्म में, विच इज ए फंगल बायो फर्टिलाइजर। कौन सा एक कवकीय, यानी आपको कवक बताना है, इसमें ढूंढना है कवक का, और वो क्या काम करता है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक यानी पौधे में फर्टिलाइजर बढ़ाने का काम करता है। फर्टिलाइजर यानी उर्वरा क्षमता। तो कौन ऐसा कवक है जो कि उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, तो राइजोबियम है, लेकिन ये जीवाणु है। राइजोबियम क्या है, जीवाणु है, और ये दलहन पौधे के जड़ में रहता है और ये पौधे में नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है। तो चलिए भाई, ये तो जीवाणु नहीं रहता तो टिक मारते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कवकीय, कहानी खत्म। एजिटोबैक्टर, ये भी जीवाणु है, ये भी वही काम कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है ना। साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी जिसको हम लोग कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी एक प्रकार का ये एल्गी है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइनोबैक्टीरिया प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे धान के पौधे में के जड़ों पे। यानी कि धान का अगर आप प्लांट देखते हैं ऐसे करके, तो धान के पौधे में जब जल है तो इसमें एक लेयर जैसा दिखेंगे, जैसे दूध के ऊपर छाली होता है उसी के लेयर की तरह आपको दिखेंगे, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहेंगे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अंतर्गत आएगा नोस्टॉक, क्या नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया का, नोस्टॉक, और इसे दूसरे शब्दों में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं तो कवकीय जैव उर्वरक पूछेगा तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकोराइजा। ये प्लांट में फास्फोरस बनाने में मदद करते हैं। क्या बनाने में मदद करते हैं, याद रखेंगे, प्लांट में फास्फोरस बनाने में मदद करते हैं, और ये पौधे के जड़ों में मौजूद रहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे माइकोराइजा। चलिए अगले टर्म्स में आएंगे क्वेश्चंस। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस। बहुत अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो हरित क्रांति क्या है, किससे संबंध रखता है, हरित क्रांति की जो जानकारी भारत में सबसे पहले किसने दिया, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस के रूप में किसे जानते हैं, यानी भारतीय वैज्ञानिक जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भाई ये तो बहुत नज़दीक के हो गए तो ये छोड़ दीजिए। CB रमन, ये भी नहीं है। नॉर्मन बोरलाग, ये भी नहीं है। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। यानी हरित क्रांति की जानकारी किसने दी थी, यानी हरित क्रांति का जो जनक बोलेंगे इसको, तो हम लोग किसको जानेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, गोल्डन राइस, जिसको हम लोग गोल्डन राइस यानी इंग्लिश नाम है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये सुनहरा धान। गोल्डन राइस को हम लोग क्या कहते हैं, सुनहरा धान के रूप में कहते हैं। ये जो धान है या गोल्डन राइस जो है, ये विटामिन A से भरा पड़ा रहता है, और आजकल गोल्डन राइस 2 की भी फैसिलिटी आई है, यानी विटामिन A के अलावा भी
अब बीटा कैरोटीन भी बढ़ गई है, यानी विटामिन ए तो रहेगी ही, लेकिन विटामिन ए के साथ क्या रहेगी, यानी बीटा कैरोटीन की भी मात्रा रहेगी। तो यहाँ सिंपल गोल्डन राइस के बारे में पूछा गया कि गोल्डन राइस किस में समृद्ध होता है, इनरिचमेंट मतलब किस में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, गोल्डन राइस में क्या पाई जाती है। तो सही आंसर है विटामिन ए। अगर मतलब बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, आप देखिएगा तो आपको बहुत लगेगा कि भाई ये तो फ्री का नंबर अगर हम चाहेंगे तो इस चैप्टर से ला सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। विच मैथड इज यूज टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ गौर करना है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, वायरस मुक्त पौधे, यानी एक ऐसे पौधे का निर्माण करना है जो वायरस जिसमें फैले नहीं, यानी वायरस को हटा देना है। तो ये पौधे का उपयोग करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप इन सब तरीका से आते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस फैलने की चांसेस है, लेकिन जब मेरिस्टीम कल्चर होता है, यानी स्टीम को काट कर आप ग्रो करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो पौधे बनेंगे वो वायरस फ्री प्लांट्स बनेंगे। तो जब कभी क्वेश्चन वायरस फ्री रहेगा तो आंसर क्या देंगे, मेरिस्टीम कल्चर या फिर स्टीम कल्चर, यानी मेरिस्टीम के अंदर ही क्या छुपा हुआ, स्टीम कल्चर। तो सही आंसर हो गया हमारा मेरिस्टीम संवर्धन। अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। अब देखिए ये तो सोचने वाली सवाल है कि आपके नज़र में ही है, गौर से देखिए। ऑयल क्या दिया हुआ है, ऑयल, और क्या है, सीड, यानी ऐसा सीड जो क्या बनाने में मदद कर रहा है, तेल बनाने में मदद कर रहा है, अनाज के रूप में है, यानी तिलहन फसल ढूंढना है। तब आपके नज़र में तिलहन फसल, इसमें बिना समय बर्बाद किए, गन्ना तो है नहीं, चावल तो है नहीं, गेहूँ तो है नहीं, तो है क्या, मस्टर्ड यानी सरसों। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरसों। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। आज भी आपका टोटल 50 क्वेश्चन है, अब लगभग हम लोग हाफ तक पहुंचने वाले हैं। सेरीकल्चर इज एसोसिएट विथ, अब यहाँ देखिए सेरीकल्चर, यहाँ दे दिया रेशम उत्पादन का संबंध किससे है। इतना भी चालाक नहीं बनना है कि सेरीकल्चर दिया है तो यहाँ पे रेशम उत्पादन देगा, एग्जाम में आपका ये देगा ही नहीं, यहाँ पे आपको दे देगा सेरीकल्चर। अब आप थोड़ा सा गौर करना, यानी इंग्लिश नाम को भी, क्योंकि एग्जाम में अब आपसे क्या पूछा, सेरीकल्चर इंग्लिश टर्म में और हिंदी में ऐसे पूछेगा सेरीकल्चर। तब ऐसा क्वेश्चन देगा रेशम उत्पादन तो आप तो टिक लगा के आ जाइएगा रेशम कीट, लेकिन एग्जामिनर बहुत आसानी से आपको मार्क्स लाने नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश करेगा। तो वो आपको ऐसा दे देगा, एक इंग्लिश में सेरीकल्चर, हिंदी में ऐसा सेरीकल्चर। तो आपको ढूंढना होगा कि सेरीकल्चर क्या है, तो आपको रटना होगा कि सेरीकल्चर हो गया, यानी किससे भाई, रेशम कीट संबंध से। तो सही आंसर हो गया हमारा सेरीकल्चर। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक दैट इंश्योर्स सेल्फ पॉलिनेटेड इज कॉल्ड, पौधे प्रजनन तकनीक। आ गया टेक्निक का नाम कि पौधे में प्रजनन हो रहा है, इस टेक्निक में स्वपरागन, यानी अपने ही पौधे में परागन की प्रक्रिया होना, अपने ही पुष्पों में होना या अपने ही पौधे के दूसरे पुष्पों में होना, है ना, स्वपरागन सुनिश्चित करती है। तो उसे क्या करते हैं, तो जब अपना ही प्लांट, मान लो ये प्लांट है, ये फ्लावर है, तो अपने में हो या एक फूल से जाके अपने पौधे, यानी ये, तो परागन एक यहाँ पे हो गया अपने फूल में या फिर अपने फूल से दूसरे फूल में, लेकिन प्लांट जो है एक ही है, तो सच परागन इज नॉन एज द स्वपरागन। ऐसे परागन को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागन। और स्वपरागन की प्रक्रिया जब भी कभी होती है तो अपने पौधे में होती है, अपने मतलब स्वतः, स्वतः मतलब अंता, अंता मतलब अंता प्रजनन। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, इन ब्रीडिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। माइक्रो प्रोपगेशन इज यूज टू, अब यहाँ गौर करेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रजनन। अब आप पढ़े होंगे हिंदी तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी सूक्ष्म प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम कहने का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, याद रखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुवांशिकता संशोधित अनाज बोल सकते हैं, फसल बोल सकते हैं, ठीक है, और यह अनुवांशिकता रूपांतरित फसल या अनाज बोल सकते हैं। तो जीएम क्रॉप के लिए माइक्रो प्रोपेगेशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल तरीका का हो गया, जिसको हम लोग जीएम क्रॉप्स के रूप में कहेंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में कहते हैं। याद रखिएगा, एक नया टर्म्स आपका आ रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी जिसमें जीन्स का ट्रांसफ़र करके हम लोग डेवलपमेंट किए, तो ऐसे प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो ये नहीं हो गया।
सॉइल फर्टिलिटी से माइक्रो प्रोपगेशन का कोई रोल नहीं है, यानी ये कहानी खत्म हो गया। हाइब्रिड बनाने में भी ये नहीं, जब हाइब्रिड बनाने का रहता तब तो यहाँ आ ही जाता, तो ये खत्म। ये प्रोडक्शन ऑफ क्लोन, क्लोन कहने का मतलब होता है एक जैसा, किसी प्लांट के स्टीम को काटकर पुनः हम उसके जैसा ही प्लांट बना देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे एक जैसा, यानी क्लोन। क्लोन को शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं एक पुंजक। और ये जो प्रक्रिया होती है एक पुंजक की, ये अलैंगिक जनन की होती है। यानी कौन सी विधि बोलेंगे? अलैंगिक विधि। इसमें क्या होता है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के हूबहू यानी एक्यूरेट जैसा होते हैं, सेम टू सेम। हम लोगों में जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर डिफर होता है, कुछ मैटरनल कुछ पैटर्नल रहता है। लेकिन ऐसे टर्म में यानी जब भी माइक्रो प्रोपगेशन होगा तो ये सिंपल बोल सकते हैं ये एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अपने जैसे क्लोन यानी एक पुंजक को तैयार किया जाता है पौधे को। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे? माइक्रो प्रोपगेशन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो कंट्रोल एजेंट। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, आंसर खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट मतलब हो गया जैव नियंत्रण। अब जैव नियंत्रण क्या हो गया? यानी जीवों के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। अब किसको नियंत्रण किया जा रहा है? तो भाई पौधे को नियंत्रण किया जा रहा है। तो पौधे को नियंत्रण कौन कर रहा है भाई? तो ये सब तो ठीक है, अपना योगदान दे रहे हैं। राइजोबियम क्या कर रहे हैं भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहे हैं। एंजियोस्पाइरलम है, माइकोराइजा, ये सब कहीं ना कहीं प्लांट में ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछता है आपका क्या? नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, यानी कोई अगर उस पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पौधे को बचाना है। तो आपका सही आंसर हो गया बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग कहते हैं बीटी। एक सवाल आता है बीटी कपास किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है, बीटी कपास या बीटी कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या नाम हो गया? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इसकी कहानी ये है कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक प्रकार का जैव नियंत्रक है, जिसे हम लोग प्रायः कपास के पौधे, ऐसे इनका कई क्वालिटी है, क्राई आईसी, क्राई सेकेंड AB है, ये सब है जो कि मक्का छेदक को रोकता है, कपास के पौधे को टमाटर वगैरह में हेल्प करता है। तो ये बीटी कपास को क्या करते हैं? बीटी को उस कपास के पौधे में डाल देते हैं। अब ये क्या करता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है बीटी, वो पत्ते में बहुत आसानी से फैल जाता है। जब कोई बाहरी जीव जैसे भौरा, तितली या कीट पतंग जो भी उस पत्ते को खाने के लिए आता है, तो खाने के दरमियान उस पत्ते का वो जो बीटी है बैक्टीरिया, वो सीधे उसके पेट पे चला जाता है। और पेट पे जाने के बाद वो रिएक्ट करता है, और जिससे वो जो कीट पतंग है वो मर जाते हैं, उनका पेट तक भी फट जाता है फूलने के कारण, और जिससे हमारे पौधे की रक्षा हो जाती है। तो ये जैव नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बीटी, जिसको हम लोग कहेंगे बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अगले टर्म में आएंगे, द टर्म हेट्रोसिस। यहाँ गौर कीजिए, हेट्रो मतलब डिफर है ना, तो हेट्रोसिस यानी डिफर। तो डिफर होने का मतलब क्या हो गया भाई? जीन ट्रांसफर, यानी सेम जीन ट्रांसफर हो रहा है, ये होगा नहीं। टिश्यू कल्चर, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपने ही कल्चर से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ टर्म गौर करना है, क्या पहचानना है? हेट्रो यानी डिफर। क्रॉस ब्रीडिंग, तो यहाँ क्या हो रहा है कि दो अनदर से क्रॉस करा रहे हैं, तो ये तो बहुत डिफर हो गया। और तीसरा हो गया हाइब्रिड वैगरे यानी संकर शक्ति। तो यहाँ पौधे की बात आएगी तो हेट्रोसिस में हम लोग डालेंगे क्या? हाइब्रिड फिगर, यानी दो प्रजाति रहेगा, उससे क्रॉस करा कर एक नए प्रजाति बनाएंगे। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड फिगर कहेंगे। सही आंसर हमारा हो गया हेट्रोसिस का उदाहरण में हाइब्रिड फिगर यानी संकर शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए क्रॉप ग्रोन टू इनहैंस सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, किसकी उर्वरता बढ़ा रहे हैं? मिट्टी की उर्वरता, यानी मिट्टी में फर्टिलिटी पावर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब उगाई जाने वाली, अब हम फसल पूछ रहे हैं कि एक ऐसे फसल का नाम बताइए जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, एक होता है कैश क्रॉप, नकदी फसल, जिसको बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं, तो इससे मिट्टी की उर्वरता क्या बढ़ेगी। दूसरा हो गया बायो फर्टिलाइजर, यानी जैव उर्वरक के रूप में हम लोग खाद वगैरह छीटेंगे, तो ये बढ़ेगी फसल, लेकिन टेम्प्रोरी बढ़ेगी। तो यहाँ फसल के बारे में पूछा कि फसल बताइए कि किस तरीक़ा से फसल हेल्प कर रहा है, तो ये अलग से हम लोग खाद डाल रहे हैं, तो अलग हो गया। कवर क्रॉप, ये आवरण फसल, यानी ये मायने नहीं रखता है। सही आंसर हो गया हमारा ग्रीन मैन्यूर्स, यानी हरी खाद। हरी खाद कहने का मतलब हो गया कि जब पौधे के साथ कोई अन्य पौधे उगाते हैं या फिर जो ग्रासेस होते हैं उसको उसी में सुखाने के बाद डाल देते हैं और उसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, तो ये एक प्रकार का फसल की तरह काम करता है। और ये फसल जो होते हैं वो प्लांट को डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रीन मैन्यूर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29।
द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यहाँ देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी GM क्रॉप्स, यानी अनुवांशिकता संशोधित फसल बोल सकते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित फसल बोल सकते हैं। तो भारत में पेश की गई पहली अनुवांशिक रूप से फसल कौन थी, यानी किस पे एक्सपेरिमेंट करके आपको GM क्रॉप्स के बारे में दर्शाया। तो GM क्रॉप्स में ये गोल्डन राइस, सब ऐसा सोच रहे होंगे कि गोल्डन राइस है, तो ये आंसर गलत है, ये बाद में आया। जो सबसे पहले आया वो कौन था, BT कॉटन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, BT कॉटन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लीजिए सवाल आ गया आपका, बहुत ईजी सवाल है। सवाल ये पूछा गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किसका उदाहरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में कौन से जीवाणु कार्य रहित है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया है। चलिए भाई ढूंढेंगे हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है। पेनिसिलियम जो है वो एक प्रकार का कवक है, तो क्या ये आंसर होना सही है, गलत है। दूसरा आते हैं लैक्टोबैसिलस, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु है जो कि दूध से दही बनाने में मदद करता है। दूध से दही बनाने में जो मदद करेगा उस विधि को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहेंगे। और दूध से दही बनाएंगे तो दूध में जो विटामिन पाया जाएगा उसको कहेंगे B12 विटामिन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाएगा उस प्रोटीन का नाम रहेगा केसिन प्रोटीन, याद रखेंगे। तो केसिन प्रोटीन और विटामिन B12 है। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या भाई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये दूध वाला भी सवाल खत्म हो गया। अब आपके पास 2 सवाल हो गया, एक हो गया क्या राइजोपस और हो गया एजोटोबैक्टर। अब कंफ्यूज नहीं करना, ये राइजोपस है यानी राइजोबैक्टीरियम नहीं है, तो ये कहानी खत्म हो गया, यानी ये भी एक कवक है राइजोपस। चलिए तो ये भी क्या हो गया, राइजोपस एक कवक है, तो ये भी खत्म। तो सही आंसर हमारा क्या है, एजोटोबैक्टर है। ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बहुत इजीली तरीका से ध्यान देंगे और सॉल्व हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द सिल्क वार्म प्रोड्यूस सिल्क। चलिए क्वेश्चन देखो आसानी से, द सिल्क वार्म प्रोड्यूस सिल्क यानी रेशम कीट का कौन सा भाग, यानी शरीर का भाग पूछा जा रहा है जो किस में मदद करता है, रेशम के उत्पादन में मदद करता है। यानी विच पार्ट ऑफ द सिल्क वार्म प्रोड्यूस सिल्क, यानी रेशम कीट का कौन सा भाग रेशम के उत्पादन यानी रेशम को उत्पादन करने में मदद करता है। अब देखना, ये आप पढ़े होंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। लार ग्रंथि से तो रेशम कीट बनाता नहीं है, ये खत्म। पाचन ग्रंथि का कहीं रोल होता नहीं है, उत्सर्जन ग्रंथि से बनता नहीं है, तो बचा कौन, रेशम ग्रंथि। तो सही आंसर हो गया सिल्क ग्लैंड्स। अगर आप आज के 50 क्वेश्चन में देखेंगे तो आप बिना पढ़े भी 20 क्वेश्चन लगभग सही दे देंगे, लेकिन बाकी के जो 30 क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं आपको किताब का थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द राइस डेवलप्ड इन इंडिया इज, देख लीजिए हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग मतलब उच्चतम वेराइटी है ना, किसकी वेराइटी, राइस की। और जो कहाँ डेवलप किया जाता है, इंडिया में डेवलपमेंट किया जाता है, यानी भारत में विकसित चावल की उच्च उत्पादक वाली किस्म बताइए। यानी आपको ये सब कहीं ना कहीं चावल का ही नाम है। IR64 ये भी है, रत्ना ये भी है, जया ये भी है, और भी है, बाला भी है, और एक याद रखेंगे ताइचुंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताइचुंग किसकी प्रजाति है, तो आंसर देंगे ये भी किसकी प्रजाति है भाई, ये भी चावल की ही प्रजाति है। तो जब ये है तो ये ऑल है, यानी सब वेराइटी ही है, तो उच्चतम किस्म में क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। चलिए अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 33, विच ब्रीडिंग मेथड इज यूज टू इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप्स। कौन से ब्रीडिंग मेथड का उपयोग करेंगे जिससे बढ़ने वाले डिजीज रेसिस्टेंस को यानी बढ़ने वाली बीमारी को रोकने में मदद करेंगे, यानी फसलों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी प्रजनन विधि का उपयोग करते हैं। यानी आपको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, प्रजनन विधि को ढूंढना है, और क्या चीज़ में, यानी फसलों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के लिए। प्रतिरोधकता क्षमता कहने का मतलब है कि रोग ना फैले, उसके लिए वो जो कैपेसिटी या पावर डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग नए पौधे बनाते हैं, तो ये रोग प्रतिरोधकता का इसका महत्वपूर्ण रोल नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी उसके जीन को डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टिश्यू कल्चर से हम उसी जैसा कई पौधे का डेवलपमेंट करते हैं, तो ये भी प्रतिरोधकता क्षमता को नहीं दर्शाता है। तो दर्शाता कौन है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग यानी आप परिभाषा भी पढ़ेंगे म्यूटेशन का, तो सडन चेंजेस ऑफ DNA या जीन इज नॉन एज क्या है,
म्यूटेशंस यानी अचानक से जीन में परिवर्तन कर रहे हैं, और जीन में हम परिवर्तन करके क्या ला रहे हैं, प्रतिरोधी क्षमता को ला रहे हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, म्यूटेशंस ब्रीडिंग। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आएंगे। विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। हाँ ये देखिए, मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम को बताइए। अगर भारतीय मधुमक्खी आपसे पूछा जाए कि भारत का में पाए जाने वाले मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो आंसर देंगे एपिस इंडिका, यानी ये भारतीय मधुमक्खी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन एपिस डोरसाटा ये भी मधुमक्खी का प्रजाति है, एपिस मेलिफेरा ये भी प्रजाति है। तो जब तीनों ही प्रजाति है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों ही कहीं ना कहीं ये नाम है उसके मधुमक्खी के प्रजाति के, जो कि भारत में प्रायः पाया जाता है एपिस इंडिका। लेकिन यहाँ कहीं भारतीय चर्चा नहीं है, यहाँ है कि भाई वैज्ञानिक नाम बताइए, तो ये सभी है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35, यानी अभी भी आपका 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस क्वेश्चन के बावजूद। बने रहिए, थोड़ा कष्ट है कि भाई आप रात्रि में हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं देखिए, द टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फिश सीड इज कॉल्ड, यानी मछली के बीजों की बड़ी संख्या में उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहेंगे। यहाँ गौर करना है, मछली के बीजों को बड़ी संख्या में उत्पादन करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग मछली के उत्पादन संख्या को बढ़ाएंगे, तो कौन सा विधि अपनाएंगे जो कि बढ़ाने में मदद करेगा। तो ग्राफ्टिंग पेड़ पौधे में होता है, खत्म। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भधान यानी जानवरों में होता है, यानी पशुओं के बीच में होता है। टिश्यू कल्चर यानी पेड़ पौधा में होता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, इंड्यूस ब्रीडिंग। सही आंसर में टिक लगाएंगे क्या, इंड्यूस ब्रीडिंग। यानी अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं जान रहे तो आप चारों ऑप्शन को गौर कीजिएगा, फिर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर दिखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे किसमें, 36 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोपेस्टिसाइड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जैव कीटनाशक का उदाहरण है। यहाँ गौर करेंगे, क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन, जैव कीटनाशक, और जैव कीटनाशक को क्या करेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स। अब यहाँ देखिए, इसमें बताया गया कि एक ऐसे आपको यहाँ जैव मतलब हो गया कि जीव को बताना है, और जीव क्या कर रहा है, कीट को मारने का काम कर रहा है। तो अब वैसे जीव बताइए जो कि कीट को मारने का काम कर रहा है और हमारे प्लांट की रक्षा कर रहा है, यानी प्लांट में रहेगा, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उस प्लांट पे जो हावी होंगे कीट उसको मारने का काम करेगा। तो राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, तो ये खत्म हो गया। एजिटोबैक्टर ये सब कवक है, पेनिसिलियम ये सब कवक है। तो सही आंसर हमारा हो गया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, यानी शॉर्ट में कहेंगे बीटी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर पॉइंट बीटी। चलिए बन रहा होगा क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन जब बनता है तो पढ़ने का काफ़ी मज़ा भी अच्छा आता है। क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉमनली यूज इन, यहाँ देखिए क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग करने का मतलब होता है कि हायर तरीका से दो प्रजातियों को हम लोग आपस में क्रॉस कराते हैं, जिसकी 4 से 6 पीढ़ी जो है वो आपस में क्रॉस नहीं होती है, जिस जैसे आउट ब्रीडिंग का ही एक टाइप से जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो अब यहाँ देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग का सामान्यतः उपयोग किसमें किया जाता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जैसे ही टर्म पढ़ेंगे तो आप पशुपालन वाले में पढ़े होंगे। तो पशुपालन में आप बताएं पढ़े होंगे कि इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है, हाइब्रिड है और इन क्रॉसिंग है। और इस तरीक़ा से सही मायने में अगर देखें तो हर तरीक़ा से है। तो आप क्वेश्चन आएगा क्रॉस ब्रीडिंग, तो आप क्या करते भाई, पशुओं में भी दिखता है कि दो अनदर पशुओं के बीच में हम क्या करवाते, क्रॉस करके एक नए प्रजाति का डेवलपमेंट करते हैं। आप अगर देखेंगे तो गधे और घोड़े का क्रॉस करके आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, और एक नया प्रजाति बनाया है जिसको खच्चर यानी म्यूल कहते हैं। दूसरा आते हैं पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन में भी आप देखेंगे तरह तरह के पक्षी वर्ग में क्रॉस कराकर एक नए प्रजाति का रूप डेवलपमेंट करते हैं। अगर इतिहास को पलट कर देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान कई पक्षियों में क्रॉसिंग होते हुए नए नए प्रजाति के पक्षियाँ डेवलपमेंट होते गई है। तो पोल्ट्री में भी क्रॉस ब्रीडिंग होगी। अनाज में भी होता है, हम लोग दो अच्छे क्रॉप्स को लेकर आपस में क्रॉस करके एक नए प्रजाति यानी उसके डीएनए जीन को बदलते हैं क्रॉप में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो क्रॉस ब्रीडिंग सामान्यतः किसमें प्रयोग की जाती है, तो इन सभियों में की जाती है। क्वेश्चन आएंगे, इन प्लांट ब्रीडिंग यानी पौधे के प्रजनन में बैक क्रॉसिंग इज यूज टू, बैक क्रॉसिंग किसके लिए प्रयोग होता है, यहाँ गौर करना है। पौधे की यूज में बैक क्रॉसिंग किसके लिए आता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, पहले बैक क्रॉस को समझना है कि बैक क्रॉस होता क्या है। तो अगर आप जेनेटिक कैरेक्टर में आते हैं तो आप देखे होंगे कि कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ आपस में क्रॉस करते यानी गैमेट निकला, इसका गैमेट निकला टी और ये बन गया टी यानी F1 क्रॉस के माध्यम से ये निकला। और जब ये
अपने किससे भाई, यानी स्मॉल टीटी से अगर क्रॉस करेगा तो सच क्रॉसिंग इज नॉन एज बैक क्रॉसिंग, यानी रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस करता है तो बैक क्रॉसिंग, ये उसमें था। लेकिन अब यहाँ पूछा गया प्लांट ब्रीडिंग के लिए बैक क्रॉसिंग, तो यहाँ देखेंगे बैक क्रॉसिंग जो क्या काम करता है, एक नया स्पीसीज बनाता है, तो ये संभव नहीं है भाई, क्योंकि अपने ही प्रजाति से क्रॉस करेगा तो नया का तो बात ही नहीं है। इन ब्रीडिंग को कम करता है तो ये भी नहीं होगा भाई। संकर शक्ति को बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है कि संकर शक्ति बढ़ाता है। सही आंसर होगा कि रीस्टोर डिजायर्ड ट्रेड्स, यानी वांछित लक्षणों को बहाल करने में करता है, यानी वैसे लक्षण जो कि अवांछित कंडीशन में आ गया तो उस लक्षण को बहाल करते हैं, यानी एक्टिवेट करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर पॉइंट, रीस्टोर्स डिजायर्ड ट्रेड्स, यानी वांछित लक्षण को बहाल करने के लिए। नेक्स्ट आएंगे, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, जीएम राइस, यानी देखिए आनुवांशिक रूप से जो संशोधित चावल हुए हैं, ठीक है, उनमें कौन सा विटामिन उत्पन्न की गई है। तो अब देखिए ये तो पहले भी एक बार सवाल हो गया कि भाई जीएम जो राइस है उसको हम लोग गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं, और गोल्डन राइस में जो बढ़ोतरी होता है वो विटामिन ए की होती है, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, ये आपका दिखा हुआ है क्वेश्चन, यानी पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो सही आंसर हमारा होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यानी इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है आपके पास। पोल्ट्री फार्मिंग प्राइमरी फोकस ऑन, मुर्गी पालन है ना, मुर्गी पालन जिसको हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, प्राइमरी फोकस यानी किसको बताता है। मुर्गी से तो ऊन उत्पादन होगा नहीं, चमड़ा तो होगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर दिया है कि मुर्गियां अंडे देती है और मांस भी देती है, और इसके अंडे और मांस बेचने से हमें आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो आप जब कभी पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको पता चला होगा कि पोल्ट्री फार्म को 2 भाग में बांटे हैं। एक जो पोल्ट्री फार्म है, एक होता है एग लेयर्स, एग लेयर्स यानी वैसे मुर्गियां जो जिसे हम लोग खास करके अंडे देने के लिए वो पाले जाते हैं, यानी वो अंडे देते हैं, उसको बेच के हम आर्थिक लाभ लेते हैं। और एक जो होता है जिसको हम लोग ब्रॉयलर्स कहते हैं, ब्रॉयलर्स जो होता है वो मांस उत्पादन के लिए होता है। तो मुर्गियों का पालन विशेष करके किसके लिए होता है, अंडे और मांस के लिए करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो गया एग एंड मीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगले टर्म में आएंगे क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ काउ इज नॉन इज द हाई मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। देखिए भारत में उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है। यहाँ पे गौर करना, भारत में उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए, यहाँ देखिए हायर मिल्क प्रोडक्शन करेगा, और हमको किसकी प्रजाति पूछी जा रही है, गाय की प्रजाति। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे भाई रेड सिंधी भी है, गिर भी है, साहिवाल भी है, तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं हाइब्रिड गाय की उन्नत प्रजाति है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ये याद रखेंगे ऑल ऑफ द एबव। और अगर एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि एक ऐसे फर्स्टली ट्रांसजेनिक काव का नाम बताइए जो कि मिल्क प्रोडक्शन में मदद किया था, यानी सबसे ज़्यादा मिल्क के प्रोडक्शन में सपोर्ट किया था, तो उस गाय का नाम था रोजी। क्या नाम था, रोजी। ये कैसे गाय थे, ट्रांसजेनिक गाय के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द मेन पर्पस ऑफ एक्वाकल्चर इज, यानी मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य बताना है। एक्वा मतलब ही हो गया वाटर, यानी वाटर में जो कल्चर हो रहा है, यानी एक्वा कल्चर में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आपको बताना है मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मत्स्य पालन से क्लियर कॉन्सेप्ट होता है भाई मछलियों का पालन करना। अब यहाँ पे गौर करना है भाई सजावटी मछलियों का उत्पादन करना। तो ये तो है नहीं भाई, मछली पालन का मेरा उद्देश्य है नहीं कि एक्वेरियम है कि सजावटी मछली का उत्पादन करेंगे। दूसरा इनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। तीसरा हो गया रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण को कम करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। अगले टर्म में आएंगे, विच वन इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है। यहाँ याद रखना है भैंस की नस्ल के बारे में जानकारी है आपको, गाय का नस्ल अच्छे से याद रखना है, भैंस का नस्ल अच्छे से याद रखना है। इस चैप्टर में इनमें से सवाल आएगा। तो क्वेश्चन क्या, विच वन इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो, कौन सा भैंस की नस्ल है। अब यहाँ पहचानेंगे कि भैंस की नस्ल कौन है। तो मुर्रा ये भी भैंस की प्रजाति है, मेहसाना ये भी है, जाफराबादी ये भी है, आप पढ़े होंगे श्रुति ये भी कहीं ना कहीं भैंस की नस्ल है, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ राइजोबियम इन एग्रीकल्चर। ये देखिए क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रोल ऑफ राइजोबियम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि में राइजोबियम नामक जीवाणु की क्या भूमिका है।
और हम कितने बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कृषि में जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा आंसर क्लियर जब दिख रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हमको दूसरे में उतना फिर देखना नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ मेज। मेज के बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखिए मेज यानी क्या हो गया, मक्का। तो मक्का की उच्चतम वेराइटी के बारे में बताइए, यानी हाई यील्डिंग। तो कौन इनमें से मक्का की उत्पादक वाली किस्म है? तो शक्ति, विवेक, पूसा मिश्रित, इसके अलावा गंगा, रतन, ये सब कहीं ना कहीं मक्का के वेराइटी है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में सभी। यानी ये सब वेराइटी इसलिए उपयुक्त सभी के अंतर्गत है ताकि आप आसानी से याद भी कर सके और देख भी सके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। द मेजर प्रोटीन इन मिल्क इज, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है? अभी हमने थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग कैसा प्रोटीन कहेंगे, केसिन प्रोटीन कहेंगे। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, केसिन प्रोटीन कहेंगे। ये एल्बुमिन ग्लोबिन है, ये रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केसिन प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पोल्ट्री यूज फॉर मीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। मांस उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मुर्गी की संकर किस्म को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि पोल्ट्री फार्मिंग को हम लोग दो तरीका से बांटे थे, एग लेयर्स और ब्रोलर्स। एग लेयर्स अंडे उत्पादन करने वाली और ब्रोलर्स को यानी मांस उत्पादन करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन सेम वही पूछा गया कि मांस उत्पादन के लिए, तो ढूंढेंगे ब्रोलर्स कहाँ है, तो सही आंसर हमारा यहाँ है ब्रोलर, तो सही आंसर हो गया ब्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। श्वेत क्रांति। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है, श्वेत क्रांति। उसके पहले आया था एक नील क्रांति जिसमें हम लोग जल के बारे में, मछली के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ आ गया श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दूध से है, यानी इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, यानी दूध को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 49, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इज। जैव उर्वरक उत्पादन में उपयोग की जाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो भाई मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में सबसे पहला मदद तो राइजोबियम किया, यानी नाइट्रोजन साइकिल को बढ़ाया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी धान की खेती में मदद करते हैं। एजोस्पाइरलम, ये भी पौधे के जड़ों में रह के पौधे को सहयोग करते हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। और इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, अब आप आसानी से इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सॉरी, आज 49 तक ही क्वेश्चन है। अच्छा, यही है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। खैर घबराने की बात नहीं है, आपके सामने ये 49 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन करते रहना है ताकि आपको याद हो सके। और नए चैप्टर के साथ फिर अब हम कल मिलेंगे आपको, और इसी तरीक़ा से अपने तरीक़ा से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको लेकर, ताकि आप अगले चैप्टर को भी रिवाइज कर सकिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।